नमस्कार, आपका स्वागत है आज के बुलेटिन में, खबरों का पिटारा और खबरों की हकीकत में। इस बुलेटिन के माध्यम से हम आपको देश विदेश की तमाम खबरों से अवगत कराएंगे जो कि टेलीविजन मीडिया से गायब रहती हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन का। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश का सरकारी तंत्र और टॉप ब्यूरोक्रेसी दबाव में है। ये गाय बागाय सामने आता रहा, लेकिन आज इसी दबाव के कारण एक ऐसी घटना सामने आई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लखनऊ के डीएम और सिटी मजिस्ट्रेट के बीच अनुशासनता की सभी हदें टूट गईं। एक कोरोना वैक्सीनेशन कैंप पर दोनों अधिकारियों के बीच जमकर गाली गलौज हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश इमामबाड़ी में लगाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने गए थे। वहां सिटी मजिस्ट्रेट शशि भूषण राय उपस्थित थे। वहां की व्यवस्था में कुछ ऐसा लगा कि जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश अपना आपा खो गए और उन्हें गुस्सा आ गया और जिलाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दी। सिटी मजिस्ट्रेट शशि भूषण राय भी जिलाधिकारी से उल्टी गाली गलौज पर उतर आए। वहां दोनों अधिकारियों में हालात इतने बिगड़े कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। कुछ लोगों ने बीच बचाव कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करी। जिलाधिकारी के दो प्रमुख अफसरों में इस तरह की घटना अफसरशाही और मीडिया में चर्चा का विषय बन गई। इस बारे में सभी अफसर मीडिया से खुलकर बात करने से बच रहे हैं। इंसान ने पर्यावरण को इतना बर्बाद कर दिया कि कुदरत भी अपना कहर बरपाने लगी है। समय समय पर धरती पर होने वाली प्राकृतिक आपदाएं कुदरत के कहर का ही नतीजा है। ऐसा ही एक नजारा हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश मेक्सिको में देखने को मिला, जहाँ अचानक खेतों में एक विशालकाय गड्ढा हो गया। इस गड्ढे को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी अंतरिक्षयान के टकराने से बना हो। इस गड्ढे को देखने के लिए आसपास के तमाम लोग वहां पहुंच गए। जमीन में अचानक बने इस गड्ढे से किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन लोगों को गड्ढे के करीब जाने से मना किया है। जानकारी के मुताबिक करीब 60 मीटर व्यास का ये गड्ढा करीब 50 फुट गहरा है। राज्य के अधिकारियों ने बताया कि गड्ढा बीते शनिवार को दक्षिण पूर्वी मेक्सिको के पुएब्ला राज्य के जुआन सी बेनोलिया शहर में दिखाई दिया। अधिकारियों ने पास के एक घर को खाली करा दिया, जिससे वहां रहने वाले परिवार को कोई चोट न पहुंचे। इस घर के मालिक का कहना है कि ये विशाल के गड्ढा बनने से पहले उन्हें तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसके बाद उन्होंने देखा कि जमीन डूबने लगी है और पानी बुदबुदा रहा है। घर के मालिक ने न्यूज वीक को बताया कि ये देखकर मैं घबरा गया। इस विशाल के गड्ढे का एक वीडियो ब्रिटिश अखबार द सन ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। ड्रोन कैमरे से लिए गए इस गड्ढे का वीडियो देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गड्ढा कितना बड़ा होगा। गड्ढे के नीचे एक विशाल छेद भी दिखाई दे रहा है, जिसमें से पानी के बुलबुले निकल रहे हैं। पुएब्ला राज्य के पर्यावरण सचिव ब्रिटिश मैंड्रेट का कहना है कि छेद लगभग 15 फीट व्यास से शुरू हुआ और फिर 24 घंटे में ये बहुत विशाल हो गया। पर्यावरणविद अब इस विशाल के गड्ढे के बनने की वजह तलाश रहे हैं। मेक्सिको के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एवं जियोग्राफी के मुताबिक पुएब्ला समेत देश के 3 राज्यों में कुछ हिस्सों में इस तरह की गड़बड़ी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस की गिरफ्त में आए हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने का अब तूल पकड़ गया है। पुलिस ने भाजपा नेता नारायण भदौरिया को आरोपी बनाया है। अब हिस्ट्री शीटर के साथ ही बीजेपी नेता नारायण भदौरिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। साथ ही नारायण भदौरिया की फोटो जारी करके सूचना देने की अपील की गई है। इस बीच बीजेपी हाईकमान ने भी नारायण भदौरिया पर कार्रवाई की है। नारायण भदौरिया को बीजेपी की सभी पदों से हटा दिया है। कानपुर पुलिस का कहना है कि वांछित व इनामी अपराधी मनोज को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाए जाने के मामले में पुलिस को कई वीडियो मिले, जिनमें से 7 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। बाकी आरोपियों की तस्वीर जारी की जा रही है। अगर किसी को इनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को बता सकते हैं। नौबस्ता थाना क्षेत्र के उस्मानपुर में भाजपा दक्षिण जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया का जन्मदिन एक निजी गेस्ट हाउस में मनाया जा रहा था। जन्मदिन के कार्यक्रम में शहर के विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं से वंचित अपराधी मनोज सिंह भी पहुंचा था, जिसकी सूचना पुलिस को लगी। नौबस्ता थाने की पुलिस टीम भाजपा नेता के कार्यक्रम में पहुंची। कानपुर पुलिस हत्या के प्रयास में वांछित चल रही हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाने लगी। इसकी सूचना जैसे ही नारायण भदौरिया को लगी तो वे अपने समर्थकों के साथ सड़क पर पहुंचे और पुलिस की जीप को चारों ओर से घेर लिया और हिस्ट्री शीटर को छोड़ने की बात करने लगे। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को छोड़ने से मना कर दिया। इसके बाद भाजपा नेता और उसके समर्थक भड़क गए और पुलिस से झड़प पर उतारू हो गए। इसी बीच कुछ ने जीप में बैठे हिस्ट्री शीटर को जीप से उतारकर भगा दिया। इस दौरान पुलिस भाजपा नेताओं के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आई। हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह पर हत्या के प्रयास, लूट, बलात्कार जैसी गंभीर धारा में 36 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं हिस्ट्री शीटर को भगाने वाले भाजपा दक्षिण जिला मंत्री नारायण भदौरिया का भी आपराधिक इतिहास है। नारायण पर धारा 307, 308 जैसे गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं।
इस पूरे मामले का वीडियो पुलिस को हाथ लगा है। इस वीडियो के आधार पर अब बीजेपी नेता और उनके कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। शिक्षक बनने के इच्छुक नौजवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने टीईटी की योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को 7 के बजाय बढ़ाकर ताउम्र कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने आज आदेश जारी किया है। अब एक बार टीईटी पास करने पर यह जीवन भर के लिए मान्य रहेगा। शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले से शिक्षक की नौकरी का सपना देखने वाले लाखों युवाओं को फायदा होगा। शिक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जिन उम्मीदवारों या छात्रों के प्रमाण पत्र की 7 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है, उनके बारे में संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रशासन टीईटी की वैधता अवधि की पुनर्निर्धारण करे या नई टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। आपको बता दें कि स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में शिक्षक पात्रता यानी टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र एक जरूरी पात्र था। अब शिक्षक बनने के लिए युवाओं को हर 7 साल में टीईटी पास करने की जरूरत नहीं होगी। ये व्यवस्था पूरे देश भर में लागू होगी। आपको बता दें कि टीईटी पास का सर्टिफिकेट अभी तक सिर्फ 7 साल के लिए मान्य होता था, यानी टीईटी करने के बाद यदि कोई व्यक्ति 7 साल के भीतर शिक्षक नियुक्त नहीं होता तो फिर से उसे टीईटी परीक्षा पास करनी होती थी। इसी प्रकार नई नौकरियों के लिए आवेदन में भी ये प्रक्रिया आड़े आती थी। अब ऐसा नहीं है। एक बार टीईटी पास करने के बाद इसका प्रमाण पत्र आजीवन मान्य रहेगा। आपको बता दें, हर साल केंद्र सरकार या राज्यों द्वारा आयोजित होने वाली टीईटी परीक्षाओं में लाखों उम्मीदवार बैठते थे। यूपी टीईटी 5 साल के लिए मान्य होती थी, वहीं सीटीईटी की वैधता 7 साल के लिए होती थी। एनसीटी की 11 फरवरी 2011 के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य सरकार टीईटी का आयोजन करेगी और टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि परीक्षा पास होने की तिथि से 7 वर्ष तक होगी। सीबीएसई हर 2 साल बाद सीटीईटी परीक्षा आयोजित करता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी दिसंबर के महीने में आयोजित की जाती है। सीटेट के पेपर 1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाते हैं, जबकि पेपर 2 में बैठने वाले सफल अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाते हैं। लखनऊ हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग शुल्क में भारी वृद्धि के लिए आलोचना झेल रहे अडानी समूह ने 3 जून यानी गुरुवार को स्पष्टीकरण जारी किया। कंपनी ने ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बढ़ोतरी में अडानी ग्रुप की कोई भूमिका नहीं थी। बयान में कहा गया कि लखनऊ हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी बोर्ड वर्ल्ड वाइड सर्विस ने अडानी एयरपोर्ट को सूचित किए बिना शुल्क में संशोधन किया। ये कॉल उनकी सहमति के बिना और आवश्यक अनुमोदन प्रक्रिया का पालन किए बिना लिया गया। अडानी समूह का यह बयान उन मीडिया रिपोर्ट के 3 दिन के बाद आया जिसमें दावा किया गया था कि गैर अनुसूचित ऑपरेटरों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग टैरिफ को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। अडानी समूह ने दावा किया कि BWFS को टैरिफ में बढ़ोतरी को छोड़ने और जमा हुए रुपयों को जल्द से जल्द वापस करने का निर्देश दिया है। बयान के अनुसार इस प्रक्रिया के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए समूह ने उन्हें बढ़े हुए शुल्क को छोड़ने और वसूली तत्काल प्रभाव से वापस करने का निर्देश दिया है। मौजूदा आदेशों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राउंड हैंडलिंग शुल्क हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अडानी समूह ने कहा कि हवाई अड्डे के संचालक की भूमिका सिर्फ ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के चयन तक ही सीमित है। कंपनी के अनुसार अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु हवाई अड्डों का परिचालन का अनुमोदन लेने के बाद कंपनी ने खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया तहत GH एजेंसियों का चयन किया था। कंपनी का कहना है कि एजेंसी हायर होने के बाद आवश्यक सुरक्षा और नियामक अनुमोदन प्राप्त करने सभी काम उसी को करना होता है। ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी विभिन्न सेवाओं की दरों के लिए एयरलाइंस और अन्य ऑपरेटरों के साथ समझौता करती है। इसमें एयरपोर्ट ऑपरेटर की कोई भूमिका नहीं है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा फैसला लिया है। अब सऊदी अरब में मस्जिदों के लाउड स्पीकरों की आवाज की लिमिट तय करने का फैसला लिया गया है। मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों की आवाज अब उनकी क्षमता के 1/3 से अधिक नहीं हो सकेगी। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल सिर्फ अजान और इकामत के लिए ही किया जाएगा। इस फैसले का बचाव करते हुए सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्री ने कहा कि लाउड स्पीकरों से अधिक शोर होने की तमाम शिकायतें मिली थी। इसके बाद ये फैसला लिया गया है। भले ही सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग की छूट से लेकर अब लाउड स्पीकरों की आवाज तय करने जैसे अहम फैसले हुए हैं, लेकिन इससे कट्टर तबके में नाराजगी भी बढ़ सकेगी। दरअसल किंगडम ने इससे पहले 2009 में भी ऐसा फैसला लिया था, लेकिन विरोध होने के चलते उस पर अमल नहीं हो सका। हालांकि अब जारी आदेश में कहा गया है कि यदि लाउड स्पीकरों से तय लिमिट से ज्यादा शोर होता है तो फिर मस्जिद प्रशासन पर जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।
इस्लामिक मामलों के मंत्री का कहना है ये फैसला लोगों के हित में लिया गया है। इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्टर अब्दुल लतीफ अल शेख ने कहा कि नागरिकों की ओर से ऐसी शिकायतें मिली थी कि लाउडस्पीकरों के ज्यादा शोर की वजह से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की परेशानी हो रही है। एक वीडियो संदेश में मंत्री ने कहा कि जो लोग खुदा की इबादत करना चाहते हैं उन्हें इमाम की ओर से अजान का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। बता दें कि बीते कुछ दिनों में सऊदी किंगडम में ऐसे कई फैसले हुए हैं जिन्होंने दशकों पुरानी रिवायत को बदलने का काम किया है, जैसे महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति मिलना और सिनेमा घरों के संचालन की शुरुआत होना। सऊदी अरब के मामलों के जानकारों का कहना है कि इसकी वजह देश की छवि दुनिया भर में सुधारना है। इसके अलावा विदेशी निवेश को आमंत्रित करने के लिए भी उदारवादी नीतियों की जरूरत होती है। खासतौर पर प्लान 2030 के तहत क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उदारवादी नीतियों को लागू करने का फैसला लिया है। उनका मानना है कि कच्चे तेल के कारोबार में गिरावट के बीच भी सऊदी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए इन सुधारों की जरूरत है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान का आंदोलन पिछले 6 महीनों से लगातार जारी है। इस बीच किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को दावा किया है कि बीजेपी का जो हाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुआ वही हाल आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में भी होगा। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हरियाणा के जींद जिले के उझाना गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में तीनों नए कृषि कानूनों को सही ठहराएगी, किसान उसका सूपड़ा साफ करने का काम करेंगे। टिकैत ने कहा कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से भी बुरा हाल आने वाली विधानसभा चुनाव में होगा। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने रणनीति तैयार कर ली है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जहां तक आंदोलन की सफलता की बात रही तो किसान सफल होने तक आंदोलन लगातार करते रहेंगे। टिकैत ने बताया कि हमें विश्वास है कि 2024 के बाद किसान आंदोलन नहीं करेंगे क्योंकि तब तक तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। इसमें कृषि फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर कानून बन जाएगा। इस दौरान उझाना गांव में पिछले 6 दिनों से एक किसान आग का घेरा बनाकर किसानों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा था। इससे मनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य उझाना गांव में पहुंचे थे। टिकैत ने बदोवाल टोल प्लाजा पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें चुनाव के दौरान अपनी ताकत दिखानी होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार चुनाव की तैयारी करेगी तो दूसरी तरफ हम सरकार को सबक सिखानेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द कर दी है। इस फैसले से 26,10,316 विद्यार्थियों को फायदा होगा। इसके साथ ही हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के रिजल्ट निकालने के लिए नया फॉर्मूला भी तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीबीएसई परीक्षाओं को रद्द करने के बाद यूपी सरकार द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा रद्द करना तय माना जा रहा था। गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द करने पर मोहर लगा दी है। बाद में उत्तर प्रदेश मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने परीक्षा रद्द करने व रिजल्ट के फॉर्मूले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि माध्यमिक स्तर की सभी कक्षाओं में अब विद्यार्थी प्रमोट होंगे। हाई स्कूल की परीक्षा पहले ही रद्द की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की वर्ष 2021 की परीक्षा के सभी संस्थागत परीक्षार्थियों को अगली परीक्षा में अपनी इच्छा के अनुसार एक विषय में या अपने सभी विषयों की परीक्षा में शामिल होकर अपने अंकों में सुधार करने का मौका दिया जाएगा। ये अंक 2021 की हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा के अंक ही माने जाएंगे। सत्र नियमितीकरण के तहत अब अगली कक्षा में ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की जा सकती हैं और कक्षा 12वीं के उत्तीर्ण छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने में कठिनाई नहीं होगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी देश पहला ऐसा राज्य है जिसने जुलाई 2022 में ही कोरोना संक्रमण के कारण पाठ्यक्रम में 30% की कमी कर दी थी। लॉकडाउन की शुरुआत से ही ऑनलाइन कक्षाओं के साथ दूरदर्शन, स्वयं प्रभा चैनल, ई विद्या चैनल, वर्चुअल स्कूल तथा यूट्यूब के और माध्यमिक शिक्षा परिषद के ई ज्ञान गंगा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया गया। 29 लाख से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप प्रधानाचार्य, शिक्षक व छात्रों के बनाए गए और इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की गई। हमने परीक्षा की अवधि पहले ही 15 दिन में सीमित कर दी थी और इस वर्ष सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण और शैक्षिक सत्र को नियमित करने के कारण हम परीक्षाएं नहीं करवा रहे हैं। आज से 10 साल पहले ठीक इसी दिन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी संघवाद के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन पर निशाना साधने में जुटे थे। मौका था लखनऊ में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का, जिसमें मोदी ने यूपीए के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पास किया था। इसका शीर्षक था यूपीए हमारे संघवाद के लिए बड़ा खतरा।
इस प्रस्ताव में मोदी ने कांग्रेस पर राज्यों के कानून बनाने की शक्तियों को हड़पने का आरोप लगाया था। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर जांच एजेंसियों और संवैधानिक और कानूनी तंत्रों के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया था। प्रस्ताव में यहाँ तक कहा गया था कि इस वक्त कांग्रेस के शासन से मुक्त राज्य देश भर में अपनी अस्वीकृति की आवाज सुना रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज बहरे कानों में गिर रही है। हालांकि इसके मुकाबले अगर आज की स्थिति देखी जाए तो यही आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए सरकार पर लगते हैं। 2 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद से तो कई राज्यों ने 10 साल पुराने उसी प्रस्ताव की भावनाओं को दोहराया है। साथ ही मोदी सरकार पर केंद्र और राज्यों के बीच स्वास्थ्य, बंगाल से लेकर लक्षद्वीप और सीबीआई से लेकर वैक्सीन नीति के इन अलग अलग मुद्दों पर टकराव की रेखा को और कड़ा करने के आरोप भी लगाए गए हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल है, जहां ममता बनर्जी के सत्ता में लौटने के 4 दिन बाद केंद्रीय टीमें चुनाव नतीजे आने के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए पहुंच गई। इसके बाद 10 मई को भाजपा के सभी 70 नए विधायकों को सीआईएसएफ की सुरक्षा दी गई थी। 17 मई को सीबीआई ने तृणमूल के 2 मंत्रियों और 2 नेताओं को नारदा केस में पकड़ा था। 20 मई को ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि पीएम और डीएम की मीटिंग के बीच मुख्यमंत्रियों को नहीं बोलने दिया गया। हाल ही में यास तूफान की समीक्षा बैठक में ममता के ना पहुंचने और बंगाल के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद ये टकराव और बढ़ गया। बंगाल अकेला ऐसा राज्य नहीं जो केंद्र से टकराव की स्थिति में है। इसके अलावा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि कोरोना पर हुई बातचीत में पीएम ने उनकी नहीं सुनी। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने 17 मई को शिक्षा मंत्री द्वारा बुलाई गई उस बैठक का बॉयकॉट कर दिया था, जिसमें मंत्रियों की जगह शिक्षक सचिवों को बातचीत के लिए बुलाया गया था। उधर अब लक्षद्वीप में भी प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल की ओर से लाए गए ड्राफ्ट प्रस्ताव पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ा है। इतना ही नहीं, वैक्सीन खरीद के मुद्दे पर तो राज्य कई बार केंद्र से खुद ही नियंत्रण अपने हाथों में लेने के लिए बात कह चुका है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द होने का पीएम का फैसला भी तब आया जब कुछ राज्यों ने इस परीक्षा का छोटा स्वरूप निकालने की मांग रख दी थी। गौरतलब है कि केंद्र और कुछ राज्यों के खराब रिश्तों पर भाजपा नेता भी चिंतित हैं। भाजपा के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह राज्य जहां विपक्ष के सीएम हैं, वहां केंद्र के साथ रिश्ते इतने खराब हैं। केंद्र प्रधानमंत्री को इन्हें ठीक करने के लिए आगे आना चाहिए। सरकार की कुछ नीतियों के चलते अब विपक्षी पार्टियां भी एकजुट होने लगी हैं। जैसे वैक्सीन के मुद्दे पर केरल के सीएम पिनरई विजयन और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक तक कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर नीति पर समस्या के बारे में बता चुके हैं। देश में कोरोना का प्रकोप अभी थमा नहीं है, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने इसको लेकर एक तंज कसा है। रवीश ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, टीका अभियान को लेकर सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो चुका है। टीका प्रमाण पत्र पर अपना फोटो चमकाकर और एक जटिल प्रक्रिया बनाकर मोदी सरकार को लगा कि लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा कि मोदी जी ने बड़ा इंतजाम किया है। टीका लेने जाइए तो पुलिस होगी, एक कमरे में आधार कार्ड देखेगा, फिर कंप्यूटर में डेटा भरेगा, फिर इंजेक्शन देगा, फिर एक मैसेज आ जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो आम आदमी के जहन में सरकार की छवि और धमक बनाने की कोशिश से ज्यादा नहीं है। टीका लेकर आने वाले को लगेगा कि साधारण बात नहीं हुई है, इतना सारा इंतजाम है। एक सर्टिफिकेट भी मिला है जिसमें प्रधानमंत्री का फोटो है। रवीश ने आगे लिखा, अमेरिका में इतनी जल्दी टीका दुकान में मिलने लगा है। आप किसी भी दवा की दुकान में जाइए और टीका ले लीजिए। एक प्रमाण पत्र मिलेगा जो एक साधारण सा कार्ड होता है, उस पर किसी का फोटो नहीं होता है। बिना फोटोबाजी के अमेरिका ने अपने नागरिकों का जीवन बेहतर तरीके से सुरक्षित किया है। भारत में मोदी जी फोटोबाजी में ही व्यस्त रहे। एक गलत धारणा फैलाई गई कि दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चल रहा है। भारत आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा देश है, तो हमारा कोई भी अभियान दुनिया का पहला या दूसरा बड़ा अभियान होगा ही। पत्रकार ने कहा कि मगर हुआ क्या यही दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है कि टीका नहीं है? टीके को लेकर सामान्य बातें भी रहस्य बनी हुई हैं। सरकार जवाब नहीं दे पाती है कि कब ऑर्डर किया, कितना ऑर्डर किया, कैसे पैसा दिया। इन सवालों को भटकाने के लिए कई तरह के मंत्रियों को लाकर इतना बयान छितरा दिया कि इसके बीच से सही तथ्य को खोज लेना भी असंभव सा काम है। नतीजा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम तक को पहली नजर में सरकार के टीका अभियान को लेकर संदेह हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी फाइलें मांग ली है। देखना है कि सरकार ना देने के तमाम रास्ते निकालती है या मूल दस्तावेज अदालत को सौंपती है। रवीश ने लिखा कि यही नहीं, 18 से 45 साल के लोगों का टीका राज्यों के हाल पर छोड़ दिया गया है। राज्य अब एकजुट होने लगे हैं। बीजेपी के राज्य सत्य को देखते हुए भी चुप है।
लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार की बोगसबाजी पकड़ ली है। राज्य सरकार ने अपनी हल्फेनामे में कहा है कि 3 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है, लेकिन जिसे ऑर्डर दिया है उसने नहीं बताया कि सप्लाई कब करेंगे। इस बात को पढ़कर कोई भी आदमी समझ सकता है कि फर्जीवाड़ा है। आप पैसा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तारीख तो पूछते ही हैं कि कब माल आएगा। इस आधार पर आपकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है।